वेलकम फ्रेंड्स आवर चैनल स्टडी विद पीएल कुमावत पर। फ्रेंड्स अपन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और उसमें से अपन ने सिमली को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। और आज का जो अपना जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो मेटाफर। तो अब सर्वप्रथम मेटाफर की अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक। फ्रेंड्स यहाँ पर इज शब्द प्रिंट हो गया, यहाँ पर आप एज मानना, ठीक है ना, एंड सो, ठीक है ना। यानी क्या कह सकते हैं, कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि मेटाफर जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर कंपैरिजन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। और अपन को किन वर्डों का यूज़ नहीं करना है, लाइक एक तो किसका यूज़ नहीं करना है, एक तो लाइक शब्द का यूज़ नहीं करना, एक एज शब्द का यूज़ नहीं करना और एक सो शब्द का यूज़ नहीं करना है। तो इस प्रकार मेटाफर जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है किसी एक पॉइंट या एक क्वालिटी को लेकर। और उसमें अपन जब कंपैरिजन करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अपन को एक तो लाइक शब्द का यूज़ नहीं करना है, एज शब्द का यूज़ नहीं करना है और सो शब्द का यूज़ नहीं करना है। इन शब्दों का जो यूज़ होता है वो सिमली के अंदर होता है। और सिमली और मेटाफर के अंदर अंतर ही इतना ऐसा ही होता है कि जो सिमली होता है उसके अंदर जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बीच में जो कंपैरिजन होता है उनमें लाइक एज सो शब्दों का यूज़ होता है। और इस मेटाफर के अंदर जो होता है दो कंपैरिजन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है और एज लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो अब इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मेटाफर जो है वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, क्योंकि अपन इसके अंदर लाइक एज सो शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपन डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जबकि वाइल सिमली इज़ द इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जबकि सिमली के अंदर क्या होता है कि एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि अपन कहते हैं कि उसके जैसा है या वो जो है उसके जैसा दिखता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि उसमें अपन इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें कैसा करते हैं कि जैसे वो जो है वो उसके जैसा है, तो उसमें कहते हैं कि उसके जैसा दिखता है। सिमली के अंदर कहते हैं कि उसके जैसा राम जो है वो राम का जो चेहरा है जैसे प्रकार चंद्रमा के समान है। तो एक तो यूँ करते हैं और राम जो है वो चंद्रमा जैसा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उसमें तो सिमली के अंदर तो डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, इनडायरेक्ट सॉरी, सिमली के अंदर तो इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है और मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपेरिजन होता है। तो दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि सिमली के अंदर जो होगा वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा और मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, आप इसको याद रखना कि मेटाफर के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमली के अंदर जो होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्योंकि सिमली के अंदर अपन जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें लाइक एज और सो शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें अपन प्रमुख इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे अपन को मेटाफर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल, तो मेटाफर के अंदर अपना पहला जो एग्जांपल है वो मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर जो होते हैं वो स्टेट के क्या होते हैं, पिलर होते हैं। यानी मिनिस्टर की तुलना की गई है स्टेट के पिलर से। लेकिन किन शब्दों का प्रयोग अपन ने नहीं किया है, लाइक एज और सो शब्दों का प्रयोग नहीं करने के कारण ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, मेटाफर का होगा। दूसरा कहने का दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर अपना कि इन्फेंसी इज द डाउन ऑफ लाइफ। डाउन से तात्पर्य होता है कि भोर का समय जो होता है उसको डाउन कहते हैं। जिस प्रकार एक दिन की जो शुरुआत होती है वो भोर के समय से होती है, मॉर्निंग से होती है। एक पूरा दिन जो होता है उसकी शुरुआत मॉर्निंग से होती है। इसी प्रकार अपना जीवन जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो इन्फेंसी से होती है। यानी इन्फेंसी का तात्पर्य होता है कि शैशवावस्था। तो जिस प्रकार एक दिन की जो शुरुआत होती है वो मॉर्निंग से होती है, भोर के समय से होती है, उसी प्रकार जो अपना जीवन रूपी दिन की जो शुरुआत होती है वो इन्फेंसी से होती है। इस प्रकार इन्फेंसी की तुलना किससे की गई है, जीवन के डाउन से की गई है। यानी कह सकते हैं कि जीवन का भोर के समय से की गई है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक तो इन्फेंसी है और एक डाउन ऑफ लाइफ से हो रही है। लेकिन ये जो हो रही है डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, यानी क्योंकि अपन ने लाइक ए शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी अपन ने नहीं किया है। अब तीसरा जो अपना इसके अंदर एग्जाम्पल है वो लाइफ इज़ अ ड्रीम। जीवन एक सपना है, यानी कि अपने जीवन की तुलना किसके अंदर की गई है, सपने से की गई और ये डायरेक्ट रूप से की गई है। तो इस प्रकार ये भी क्या होगा, मेटाफर का एग्जाम्पल होगा। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि बेड ऑफ थॉर्न कांटों का एक पलंग है। जीवन जो है वो कांटों का एक पलंग है। यानी इसमें लाइफ की जो तुलना की गई वो एक जीवन के अंदर जो कांटों के एक पलंग से की गई है, ठीक है ना। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो जीवन जो होता है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तो इसी कारण जो जीवन की जो तुलना की गई है या बेड ऑफ थॉर्न से की गई, कांटों के एक पलंग से की गई है। तो यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है लेकिन डायरेक्ट रूप से हो रहा है। तो ये भी उदाहरण भी किसका होगा, मेटाफर का होगा। अब लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस यानी गुलाबों का एक बेड होना, और लाइफ की तुलना किससे कर रहे हैं, बेड ऑफ रोजेस से कर रहे हैं। लेकिन क्या नहीं है, नोट शब्द लगा दिया। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जीवन जो होता है वो गुलाबों का कोई बेड नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जीवन जो होता है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि ये जो लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स और लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, यानी इसी बात को अपन ने दूसरी तरीके से कहा है ये यहाँ पर। तो ये दोनों उदाहरण क्या है, डायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा है लाइफ का बेड ऑफ रोजेस है और यहाँ पर हो रहा है लाइफ का बेड ऑफ थॉर्न्स है। तो यानी डायरेक्ट कंपेरिजन होने के कारण ये जो एग्जाम्पल होगा वो मेटाफर का होगा।
अब अपना छठा नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है राम इज़ अ क्रिस्टल। राम, क्रिस्टल से तात्पर्य होता है कि कांच। कांच, जिस प्रकार कांच जो होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का खोट नहीं होता है, उसी प्रकार जो है वो राम भी है, क्या है, कांच के समान, क्या है, क्रिस्टल है, तो कांच के समान है। तो यानी कहने का मतलब होता है कि राम जिस प्रकार कांच होता है, वो कांच के अंदर किसी भी प्रकार का खोट नहीं होता है, उसी प्रकार राम के अंदर भी किसी भी प्रकार का खोट नहीं है। यानी कहने का सीधा सा मतलब होता है कि राम जो है वो क्रिस्टल के समान है। तो यहाँ पर भी तुलना हो रही है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में, एक तो राम है और दूसरा जो है वो कांच है। तो यहाँ पर भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये मेटाफर का एग्जाम्पल होगा। राधा इज़ द क्यूकुम्बर, तो क्यूकुम्बर से तात्पर्य होता है कि खीरा ककड़ी को क्यूकुम्बर बोलते हैं, तो राधा की तुलना जो है वो खीरा ककड़ी से की गई है, लेकिन डायरेक्ट रूप से की गई, इसी कारण ये भी किसका उदाहरण होगा, मेटाफर का होगा। महाराणा प्रताप वाज द लाइन ऑफ द फील्ड, महाराणा प्रताप जो है वो अपने क्षेत्र के जो है शेर है, ठीक है। इस प्रकार महाराणा प्रताप की जो तुलना की गई है वो क्षेत्र के शेर से की गई, एक शेर से की गई, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों ये लाइन हो गया प्रिंट, यानी इसका यहाँ पर लाइन होगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखना कि यहाँ पर लाइन लिखा गया है, ठीक है ना। लाइन का तात्पर्य होता है कि शेर, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप वाज द लाइन ऑफ द फील्ड, यहाँ पर अपन लाइन कर देना, ठीक है ना, लाइन। तो महाराणा प्रताप की तुलना किससे की गई है, एक फील्ड के शेर से की गई, इसी कारण यहाँ पर भी कौन सा होगा, मेटाफर होगा। तो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि ना जो किस्में जो होती है वो क्या होती हैं कि जीवन का क्या है, मसाला है, यानी क्या करना है, इसमें वेराइटी की तुलना किससे की गई, जीवन से की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, मेटाफर होगा। ही इज़ अ पिग, दाउ आर सनसाइन, ठीक है ना। तो यानी क्या करना, वह तो क्या है, पिग से तात्पर्य होता है कि जो सुअर होता है, यानी ही की वह तो सुअर है लेकिन तुम जो हो वो सनसाइन है। दोस्तों इसका अर्थ होता है, दाउ का अर्थ होता है यानी यू, ठीक है ना। जो पोएम होती है उसके अंदर यू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, दाउ का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है ना। तो इसमें किसकी तुलना, ही की तुलना, तो ये नहीं, वह तो है सूर्य के समान है लेकिन तुम जो हो वो सनसाइन के समान है, सूर्य की रोशनी के समान हो, तो ठीक है ना। इस प्रकार इसमें ही की तुलना तो पिग से की गई है, और लेकिन यू की जो तुलना है वो किससे की गई, सनसाइन से की गई है, इसी कारण इसमें किसका ये एग्जाम्पल हो गई है, ये। तो यहाँ पर अपना मेटाफर समाप्त होता है। अब अपन एक नया फिगर ऑफ स्पीच शुरू करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज अ लिविंग थिंग्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से तात्पर्य होता है कि निर्जीव वस्तु है, ट्रीटेड यानी कह सकते हैं कि व्यवहार करती है, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुओं की तरह। यानी पर्सोनिफिकेशन में जो वस्तुएं होती है वो होती तो निर्जीव है लेकिन सजीव की बनती व्यवहार करती हुई उनको दर्शाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मनी टॉक्स, अब यदि पैसे बोलते हैं, अब पैसा एक निर्जीव वस्तु है जिसको बोलने से तुलना की गई, यानी क्या कहने का मतलब है कि पैसे बोलते हैं। अब पैसा कोई व्यक्ति थोड़ी ना जो बोलेगा, लेकिन क्या किया गया यहाँ पैसों को इस प्रकार पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो बोलते हैं, यानी जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर अर्थ ये निकलता है यहाँ इसका। जस्टिस इज अ ब्लाइंड, अब जस्टिस एक निर्जीव चीज़ होती है जो क्या होती है, अंधी होती है। प्यार, न्याय जो होता है वो अंधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जस्टिस को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो अंधा होता है, जिस प्रकार एक सजीव, क्योंकि अंधा होने का काम तो सजीवों का होता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस को ब्लाइंड बताया गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि जस्टिस को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द फ्लेम ऑफ द कैंडल डांस इन द डार्क, यानी कहने का मतलब होता है कि कैंडल की जो फ्लेम है वो अंधेरे के अंदर क्या कर रही है, डांस कर रही है। अब डांस करने का काम तो सजीव वस्तु का होता है, तो यहाँ पर इस जो मोमबत्ती की जो फ्लेम है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो अंधेरे में डांस करती है। जिस प्रकार मोमबत्ती जलती है तो हवा के झोंके के कारण जो उसकी फ्लेम होती है वो इधर उधर डांस करती है, उसी को पर्सोनिफाइड किया गया है कि जो मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो अंधेरे के अंदर जैसे डांस कर रही हो। इस प्रकार इसको जो मोमबत्ती की जो ये फ्लेम होती है जो कि एक निर्जीव है उसको एक सजीवों की भांति व्यवहार करता हुआ दर्शाया गया, यानी उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ यानी मृत्यु, ही लेस आइसी हैंड से तात्पर्य होता है कि क्रूर हाथ, ऑन किंग्स यानी राजाओं पर भी डाल देती है, यानी मृत्यु जो होती है वो अपने जो क्रूर हाथ है, आइसी हैंड्स है, वो राजाओं पर भी डाल देती है। यानी कहने का मतलब होता है कि मृत्यु जो होती है वो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ती, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, सभी पर क्या करती है, मृत्यु अपने हाथ डाल ही देती है, यानी सभी को मृत्यु एक दिन आनी ही है। तो यानी कहने का मतलब होता है कि जो मृत्यु को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि मृत्यु कोई सजीव वस्तु थोड़ी ना जो अपनी उसके हाथ होंगे और वो राजाओं पर डालेगी, लेकिन यहाँ डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो अपने हाथ जो है वो राजाओं पर भी डालती है। नेक्स्ट कंडीशन, अगला एग्जाम्पल देखिए, द मून वेल्ड हर फेस विथ क्लाउड्स, यानी मून यानी होता है चंद्रमा, वेल्ड यानी होता घूंघट ओढ़ लिया अपने फेस पर विथ किसका, बादलों का, यानी चंद्रमा ने जो है वो अपने चेहरे को बादलों से
ढक लिया। यानी कहने का सीधा सा अर्थ यहाँ ये निकल रहा है कि चंद्रमा ने है अपने चेहरे पर बादलों का घूंघट ओढ़ लिया। अब घूंघट ओढ़ने का तो कार्य होता है वो सजीवों का होता है, मानवों का होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा तो एक निर्जीव वस्तु होती है, वो थोड़ी ना घूंघट ओढ़ेगा। लेकिन चंद्रमा को यहाँ पर जो क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है कि उसने जो है अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ लिया बादलों का। अब घूंघट ओढ़ने का काम तो सजीवों का होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को पर्सोनिफाइड किया गया है सजीवों की तरह व्यवहार करता हुआ। नेक्स्ट अगला उदाहरण देखिए, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव जो होता है वो सबसे अच्छा टीचर होता है। अब अनुभव कोई व्यक्ति थोड़ी ना जो टीचर होता है, क्योंकि टीचर होने का काम तो व्यक्तियों का होता है, आदमी होता है जो टीचर होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है कि जो एक व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो सबसे बड़ा अच्छा टीचर होता है, वो खुद का, यानी जिसके पास अनुभव है वो जो है वो अपने आप का टीचर होता है, वो सबसे अच्छा टीचर होता है। यानी अनुभव वाला व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकता है, किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। तो इसी प्रकार ये एक्सपीरियंस को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है बेस्ट टीचर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और टाइड यानी होता है अवसर, समय और अवसर जो होते हैं वेट फॉर नो मैन यानी किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर समय और जो टाइम एंड टाइड है इसको पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करते। तो यहाँ पर समय और जो यानी टाइम एंड टाइड जो है वह यहाँ पर एक निर्जीव चीज़ें हैं जो जिनको वेट करता हुआ बताया गया है, यानी इनको मानवों की तरह यानी इनको पर्सन की तरह पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार ये जो, क्योंकि वेट करने का काम तो व्यक्तियों का होता है, मानवों का होता है, यानी सजीव का होता है, लिविंग थिंग्स का होता है। लेकिन यहाँ पर टाइम एंड टाइड तो एक निर्जीव चीज़ है जो मतलब समय होता है और अवसर होता है, वो तो सारी निर्जीव चीज़ है और इनको वेट करता हुआ बताया गया है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि टाइम एंड टाइड को निर्जीव वस्तु है होते हुए भी इनको सजीवों की भांति व्यवहार करता हुआ दर्शाया गया है। इसी कारण यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी से तात्पर्य होता है कि अवसर, नॉक्स यानी होता है दस्तक देते हैं, एट द डोर यानी दरवाजे पर, बट वंस किंतु एक ही बार। यानी अवसर जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन एक ही बार देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर जो अवसर आते हैं वो बहुत से प्रकार के, वो एक ही बार उस व्यक्ति के जीवन में है, यानी उस व्यक्ति के घर के द्वार पर दस्तक एक ही बार देते हैं, बार बार नहीं देते हैं। इसी कारण व्यक्ति को अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इसी कारण यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है सजीवों की तरह, क्योंकि दस्तक देने का काम तो सजीव वस्तुओं का होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई सजीव वस्तु नहीं होती है। इसको सजीवों की भांति पर्सोनिफाइड किया गया है, इनको व्यवहार करता हुआ दर्शाया गया कि जो दस्तक दे रही है अपॉर्चुनिटी मतलब डोर पर, और वो एक ही बार देती है जीवन के अंदर। तो यहाँ पर इसमें भी कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी से का तात्पर्य होता है कि चिंता, सिटिंग यानी बैठी हुई है, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर, यानी जो चिंता जो है उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब बैठने का काम तो सजीव वस्तुओं का होता है, एंग्जाइटी तो एक निर्जीव चीज़ होती है, लेकिन इसको सजीवों की भांति व्यवहार करता हुआ दर्शाया गया है कि जो एंग्जाइटी है वो उसके चेहरे पर बैठी हुई है, यानी उसके चेहरे पर चिंता मंडरा रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार यहाँ पर इसको एंग्जाइटी को पर्सोनिफाइड किया गया है जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग्स हो। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, एवरेस्ट इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स। यानी एवरेस्ट जो है वो राजा है पर्वतों का। अब राजा होने का काम तो सजीवों का होता है, क्योंकि कोई सजीव चीज़ होती है वो किसी का राजा होती है, लेकिन एवरेस्ट तो एक निर्जीव चीज़ होती है। लेकिन इस एवरेस्ट को सजीवों की भांति व्यवहार करता हुआ दर्शाया गया है कि वो भी एक राजा है। तो इस प्रकार एवरेस्ट को सजीवों की भांति क्या किया गया है, यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, लव इज़ ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। अब प्यार कोई व्यक्ति थोड़ी ना जो है अंधा होगा, लेकिन क्या किया गया यहाँ पर लव को जो है सजीवों की भांति व्यवहार करता हुआ दर्शाया गया है कि वह जो है अंधा होता है, यानी पर्सोनिफाइड किया गया है। इसी कारण यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, द ब्रुक सेंग मैरिली ऑन इट्स वे। ब्रुक से तात्पर्य होता है कि जलधारा, मेरे सेंग यानी गा रही थी, मैरिली यानी खुशी से, ऑन इट्स वे अपने रास्ते में। जलधारा जो है अपने रास्ते में खुशी से गा रही थी। अब गाने का काम तो सजीवों का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जल की धारा को खुशी से गाते हुए अपने रास्ते में दर्शाया गया, यानी पर्सोनिफाइड किया गया। इसी कारण यहाँ पर जो ब्रुक को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। जैसे सजीवों का जैसे सजीव जो कार्य करते हैं उसी प्रकार जो है वो जल की धारा को जो बताया गया उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। इसी कारण इसके अंदर भी जो फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन का तात्पर्य होता है कि आविष्कार, नेसेसिटी यानी होता है जो आवश्यकता, और मदर यानी होता है जननी, यानी आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है।
तो ठीक है, अब जननी होने का काम यानी माँ होने का काम यानी जो जन्म देती है, जो जन्म देने का काम तो सजीवों का होता है, लिविंग थिंग्स का होता है, लेकिन आवश्यकता को यहाँ एक माँ की तरह पर्सोनिफाइड किया गया है कि जो जब आवश्यकता पड़ती है तो वो आविष्कार बन जाती है। ठीक है ना, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस प्रकार यहाँ पर आवश्यकता को जो है माँ की तरह पर्सोनिफाइड किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। कल अपन जो आगे बचे हुए दो फिगर ऑफ स्पीच है, एक जैसे एक एलिट्रेशन है और एक जो है एसोनेंस है, इन दोनों को अपन कल पढ़ लेंगे और फिर अपना जो ये सेकंड वाली यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। फिर अपन अगला वाली यूनिट लेंगे कोई अच्छे से, और इस पर बहुत सारे प्रश्न भी करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेटाफर के अंदर भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, और ये कंपैरिजन जो होता है वो किसी एक क्वालिटी है, गुण को लेकर होता है। इसी प्रकार और मेटाफर के अंदर लाइक है सब शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और पर्सोनिफिकेशन में जो निर्जीव वस्तु होती है वो सजीव वस्तुओं की भांति व्यवहार करती हुई दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को अंदर शामिल करने का प्रयास किया ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है पॉइंट समझ में आए, फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए, और इस पर प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, यह भी अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।